agriculture to the national economy. Good morning, ma'am. Good morning. To the national economy. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Employment and output. Hello, students. Good morning, all of you. Let us continue. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Are you studying? Yes. Are you studying? Are you able to understand everything? Whatever is taught in your school? Are you enjoying your virtual classes or not? वर्चुअल क्लासेस को पसंद कर रहे हो या नहीं? नहीं। No, ma'am. क्या पसंद कर रहे हो बताओ? No, ma'am. डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट क्लासेस में आना, Real. Ma'am, direct. डायरेक्ट क्लास लेना पसंद डायरेक्ट कर रहे क्लास में कोरोना घर Yes, जाना। ma'am. Direct आने को. अच्छा, प्रॉब्लम हो रही है? डायरेक्ट आना है। हाँ क्या? हाँ तो टुमारो इज आवर इंडिपेंडेंस डे। हाँ टुमारो इंडिपेंडेंस डे है। हाँ घर से ही अपना अपना फ्लैग होस्टिंग कर लेना। ओके। Yes, ma'am. मैम ऑनलाइन क्लास पर नहीं हो जाएगा। Yes, ma'am. ऑनलाइन क्लास पर तो सारे लोग बाहर फ्लैग होस्टिंग के लिए गए रहेंगे, तो यहाँ से दिखाएगा कौन? लाइव कौन करेगा? क्या टेलीकास्ट नहीं होगा क्या मैम। बोल रहे हो? लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा ना। ना लाइव टेलीकास्ट Ma'am, तो बात की बात कल है। क्लासेस चलेंगे. नहीं क्लासेस तो नहीं मैम, कल चलेंगे। क्लासेस चलेंगे. नहीं बेटा कल क्लासेस तो नहीं चलेंगे। फ्लैग होस्टिंग होगा, हम लोग अपना अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, हमारा नेशनल फेस्टिवल है। चलिए कंटिन्यू किया जाए। देखने के लिए अच्छा जो कंडीशन होगी कल की वो कल देखी जाएगी, अभी से क्या उसके लिए परेशान होना है। चलो ठीक है बेटा, चलते हम लोग क्लास स्टार्ट किया जाए। हाँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन योगदान, किसका योगदान? हाँ बेटा बोलो, म्यूट कर दें। क्वेश्चन पूछ लेना है। आज ही पूछोगे? अच्छा पूछ लो, तब उसके बाद ही पढ़ाएंगे, वरना एक दिन टाइम देंगे जब लेसन ओवर हो जाएगा ना, तो एक दिन रिवीजन क्यों कहा? क्या बेटा? क्या फिर से बोलो? ब्लडलेस रिवोल्यूशन क्यों कहा गया है? ब्लडलेस, अच्छा रक्तहीन, यानी कि ब्लड का एक बूंद भी नहीं गिरा और लोगों को खुद ब खुद जमीन मिल गई, उनकी इच्छाएं पूरी हो गई, उनकी मुरादें पूरी हो गई, उनको समाज में वो स्तर मिल गया जिसकी वो चाहत रखते थे। आदमी को उस चीज को प्राप्त करने के लिए कितना लड़ना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ खून का एक कतरा नहीं बहा और लोगों को उनको मुफ्त की जमीन जायदाद मिल गई। तो इसीलिए बहुत तेजी से ये एक रिवॉल्यूशन आया था। रिवॉल्यूशन मीन्स चेंज, परिवर्तन, जो बहुत फास्ट और सडन चेंज होता है उसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो मैम, ये कब आया था? ऐसा चेंज था, अरे 1959 में। देख ही रहे हो कि जो हम लोगों का ये विनोबा भावे थे, ये पद यात्रा जब शुरू किए उसके बाद की बात है। 1950s के बाद की बात है, 59 में लगभग ऐसा हुआ था। तो ये क्या किए, लोगों को जमीन दिलवा दिए और उसके लिए कोई खून का कतरा नहीं बहा, कोई मारपीट नहीं हुई, किसी भी तरह का खूनी संघर्ष नहीं हुआ और लोगों को जमीन मिल गई मुफ्त की ही। इसीलिए इसको हम लोग ब्लड लेस कहते हैं, बिना खून बहाए। इस तरह का बहुत ही बृहद स्तर पर चेंज आ गया। ओके क्लियर? आगे पढ़ा जाए बेटा।
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। Yes, ma'am. आवाजें आ रही हैं, म्यूट कर दें सबको कि रहने दें? सेल्फ म्यूट हो जाओगे कि कर म्यूट? दीजिए रहने मैम। दीजिए मैम। सबको म्यूट कर दें? म्यूट कर दीजिए। ओके। दीजिए तुम लोग अपने से तो कर रहे हो, लेकिन कितना देखो आवाज कच 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 आ रही है, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। कर दीजिए मैम म्यूट। वही कर रहे हैं बाबू, म्यूट ऑल। Okay, students, let us continue the lesson further. Contribution of agriculture to the national economy. हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर, कृषि, हम लोगों ने पढ़ा कि आधी से अधिक आबादी जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। यदि आधी से अधिक आबादी, more than 50%, the majority of the population is involved in agriculture, then it is serious concern to know that what is the contribution of agriculture in our economy. Let us see that how many people are getting employment through this type of occupation from agriculture and what is its output. Let us consider about this. Let us discuss what is given here and what do we know about this. Agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its share in the gross domestic product has registered in decline trend from 1951 onwards. Students, one thing is clear here कि एग्रीकल्चर हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि बहुत ही मुख्य पेशा है, ज्यादातर लोग इससे जुड़े हुए हैं। फिर भी इसके बावजूद भी दैट मीन्स फिर भी इसका जो शेयर है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो दिनों दिन घटता ही चला जा रहा है। कब से? जब से हमारा देश आजाद हुआ, 1951 से हम लोगों ने इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना शुरू किया और उसके बाद से हम देखते जा रहे हैं कि बस ये डेक्लाइन ही होता चला जा रहा है, ये निम्नतर होता चला जा रहा है और इसमें उन्नति नहीं हो रही है। बड़ा चिंता का विषय है कि आधी से अधिक आबादी जब इसी में लिप्त है, फिर इस तरह की परेशानी हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance. अभी 2010-11 की बात है, मैंने 10 साल पहले का डाटा है, मेरे पास जो बुक अवेलेबल है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डाटाज होंगी, तो आप उसको उस समय से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि लगभग 52%, 52% के लगभग हमारी आबादी एग्रीकल्चर में लिप्त है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो इसका आउटपुट है वो वैसा नहीं है। The decline share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy having wider implication for society. अब यदि उसका शेयर घटता जा रहा है, एग्रीकल्चर का शेयर घटता जा रहा है, उसकी भागीदारी घटती जा रही है जीडीपी में, तो ये बड़ा ही गंभीर चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि यदि इसमें डिक्लाइन होगा तो बहुत सारे काम अवरुद्ध हो जाएंगे, रुक जाएंगे, स्टैग्नेशन हो जाएगा और इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी। जब हमारी आधी से अधिक आबादी इसी पर डिपेंड है तो सोसाइटी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाएगा इसके ऊपर, यदि डिक्लाइन ही होता रहा और इसमें सुधार नहीं हुआ तो। Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted efforts to modernize agriculture. इन सारे महत्व को विचार करते हुए हमारी भारत की सरकार ने ये कोशिश किया कि क्यों न इसको आधुनिक करने के प्रयास किए जाएं।
कृषि के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, कृषि को मॉडर्नाइज करने के लिए जोर दिया गया। Establishment of Indian Council of Agricultural Research. Students, this ICAR is asked in your question also in one word question कि what do you mean by ICAR? आप underline कर लीजिए, क्या है ये Indian Council of Agricultural Research। ये हमारे देश की जितने भी एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है उसके लिए रिसर्च करती है, और ये एक परिषद है, भारतीय परिषद है कृषि अनुसंधान की। तो इसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया इन सारी चीजों को देखने के लिए कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, किस वजह से हमारी एग्रीकल्चर जो है वो उतना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं कर पा रही है जितना इसको करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी, the most of the population is engaged in the agriculture sector, in this primary sector। तो ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया कि इसको हम लोग क्या करें, कैसे इसको विकसित किया जाए। तो इसके लिए एक काउंसिल और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को स्थापित किया गया। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए, और वेटनरी सर्विसेज, जहां पशु की चिकित्सा की जाती है, पशुओं के लिए जो सेवाएं दी जाती है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि फ्लड रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड जिसको कहते हैं, सॉरी फ्लड रिवॉल्यूशन नहीं, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड दोनों मिक्स हो गया एक ही साथ। ऑपरेशन फ्लड या फ्लड जो हमारा व्हाइट रिवॉल्यूशन है, इसको हम लोग दूध की क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति भी कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन को। तो यहाँ मिल्क प्रोडक्शन पे हमें बहुत जोर देना था ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाए, और इसके लिए अब जानवर भी स्वस्थ होने चाहिए, जानवर भी ऐसे हो जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मिल्क ऑब्टेन कर सकें। तो इसके लिए वेटनरी सर्विसेज भी लागू की गई। एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को भी बनाया गया, जहां पशुओं की प्रजनन की केंद्र हैं, वैसे जगहों को भी विकसित किया गया। हॉर्टिकल्चर डेवलप, फलों की, सब्जियों की, एज वी हैव स्टडीड and discussed previously that the horticulture means the agriculture of fruits and vegetables। तो horticulture के ऊपर भी, इसके विकास के ऊपर भी बल दिया गया, और साथ ही साथ research and development in the field of meteorology and weather forecast। और हमारे weather forecast, weather मतलब मौसम की जानकारी, पूर्वा जानकारी दे दी जाती ताकि जो किसान है वो उसी के आधार पर अपना जो भी उनका शेड्यूल है, जो रूटीन है, जो टाइम टेबल है, उसको सेट करें, क्या करना है वो इसको निश्चित कर लें। तो इसके लिए क्या किया गया, वेदर फोरकास्ट भी शुरू कर दिया गया, और एक्सेट्रा वेयर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। इसको भारतीय कृषि के लिए बहुत ही प्रमुखता दी गई, प्रायोरिटी यानी कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same। और इनके साथ साथ इन सबको तो ध्यान दिया ही गया, इसके अलावा हमारे ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रामीण जो हमारा बनावट है, उसके ऊपर भी विकास करने पर बल दिया गया। सड़कें बनाई गई, रहन सहन की व्यवस्था ठीक की गई, उनके लिए भी जो जरूरी चीजें हैं, जैसे ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। तो बहुत सारे चीजों को ग्राम प्रधान के ही ऊपर सौंप दिया गया कि ग्राम सभा के अनुमति से, ग्राम सभा से डिस्कस करके, उनके सहयोग से आप इन सारे कामों को करिए जिन सारी चीजों की जरूरत है उस गांव को विकास करने के लिए। सड़कों को बना करके प्रधानमंत्री सड़क, ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों को लेकर के ब्लॉक तक, ब्लॉक की सड़कों को जिला तक, जिला के सड़कों को राज्य की राजधानी तक, और राज्य की राजधानी के सड़कों को कंट्री के कैपिटल तक, इस तरीके से पूरा कनेक्टेड कर दिया गया ताकि हर व्यक्ति अपने नजदीकी शहर से जुड़ सके, और जिससे समय का भी बचत हो और उन्हें आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो भी सुव्यवस्थित तरीके से मिल जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया गया, सड़कें, वहां पर गांव में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था, चिकित्सालय की व्यवस्था, ये सारे भी किए गए। From the table 4.1, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunities in the country। यहाँ बताया जा रहा है, ये साफ है, ऊपर यहाँ पे दिया गया है 4.1 टेबल में, इंडिया ग्रोथ ऑफ GDP
and major sectors in percent. यहाँ किनारे टेबल में बनाया गया है और बताया गया है कि ये तो देख के लग रहा है कि हाँ इंक्रीज तो हो रहा है। जैसे 2002 से 7 एग्रीकल्चर में 1.7 और इंडस्ट्रीज 8.3 थी 2002 से 2007 में। और सर्विसेज यानी सर्विस सेक्टर, पहला एग्रीकल्चर मीन्स प्राइमरी, इंडस्ट्रीज मीन्स सेकेंडरी और सर्विस मीन्स टर्शरी। तो ये तीनों सेक्टर के दिए गए हैं 2002 और 7 के जो डाटा है वो। ये सोर्स किसका है? 11th 5-year प्लान 2002 और 2007 का 5 साल का जो हम लोगों का 5-year प्लान बना था 2002 से 2007 तक, उसी का ये सोर्स है, सोर्स से लिया गया है। अब 2007 से 12 तक का जो प्लानिंग हुआ उसमें क्या फायदा हुआ? जो 1.7 था वो 4.1 पहुंच गया है, देख रहे हो ना टेबल में। और उसी तरीके से इंडस्ट्रीज भी 8.3 थी तो वो चली गई 10.5 और सर्विस सेक्टर्स 9.0 थे 9.9 हो गए। सभी सेक्टर्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि फिर भी जितना हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। The growth rate in agriculture is decelerating, which is an alarming situation. भले बढ़ा तो है, लेकिन जितना ज्यादा बढ़ना चाहिए, जितनी पॉपुलेशन उसमें एंगेज है, उस हिसाब से उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition, and our government is going ahead with reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation, power, rural road, markets and मैकेनाइजेशन। कहा जा रहा है कि आज के समय में भारतीय किसानों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाउ? कैसे इतने सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट के जो भी ग्रेन्स हैं, जो भी एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, हम लोगों के देश के एग्रीकल्चरल गुड्स के कंपेयर में वो काफी सस्ते भी हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो हमारे यहाँ किसानों को वो दाम भी नहीं मिल पाता है और हम लोगों के यहाँ की जो किस्म है वो भी बहुत बढ़िया नहीं हो पाती है फूड ग्रेन्स वगैरह की। इससे अच्छे किस्म भी कम दामों में हमें दूसरे देशों के द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत स्टिफ कंपटीशन है हमारे फार्मर्स के लिए, इससे ये बहुत बड़ी चिंता के विषय है। तो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? अब गवर्नमेंट भी इसको सोच रही है कि भाई इसमें क्या किया जाए, तो चाह रही है कि with reduction in the public investment in agriculture sector, particularly in irrigation power, वो चाह रही है रिडक्शन मतलब कम करना, रिड्यूस करना। कहाँ? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो सरकारी उसके अंतर्गत खर्चे किए जाते हैं। जैसे सरकारें अपने तरफ से किसानों की मदद के लिए बहुत सारी चीजों को लगवाती है, बिजली की सप्लाई बहुत कम दामों में दे देती है, सिंचाई की व्यवस्था करवा देती है। तो इन सारी चीजों का वो सोच रही है कि कम किया जाए, क्योंकि उससे जितना इन्वेस्ट कर रही है सरकार उतना उसको मुनाफा हो नहीं पा रहा है। और कोई भी काम मुनाफे के लिए ही किया जाता है ताकि इनकम हमारा बढ़े। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इनकम वैसा नहीं हो रहा है। इसीलिए सरकार की क्या इच्छा है कि इरिगेशन, पावर और रूरल रोड्स और उनके लिए जो मार्केट है और मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन जो है, जैसे अलग अलग तरह के मशीनों की आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है और बहुत सारे उपकरण है, थ्रेशर है, इन सारी चीजों को किसान जो है अपने खेती के लिए यूज करते हैं, खरीदते हैं। तो इनके लिए भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं और सरकार चाहती है कि हम अपने किसानों को कम से कम रेट में उपलब्ध करा दे, सब्सिडी प्राइस पर उनको दिलवाती है ताकि उनके यहाँ इन सारी चीजों को कम लागत में उपलब्ध हो जाए और उनके पास, और उससे वो आसानी से अपने काम को कर सके। तो अब विचार बना रहे कि जितना हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर, उसका आउटपुट वैसा मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट अब धीरे धीरे कम किया जाएगा और वो सोच रही है उसमें PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, या कुछ अन्य योजनाओं के लिए वो विचार बना रही है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट है उतना उनका इनकम नहीं हो पा रहा है। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर इज डिक्रीज्ड, लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस किए जाने लगे हैं तो अब उसकी सब्सिडी भी जो है वो भी धीरे धीरे कम की जा रही है। Moreover, reduction in import duties on agricultural products have proved detrimental to agriculture in the country.
इंपोर्ट मतलब आयात करना, इसको भी रिड्यूस कर दी है। इंपोर्ट करना किस चीज को? इंपोर्ट ड्यूटीज, जो आयात कर है, जो बाहर से हम लोग वस्तुओं को मंगाते हैं, तो उस पे यदि हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा रख देंगे तो वो चीजें हमारे पास महंगी मिलेंगी। समझो इसको अच्छे से, कंफ्यूज मत रहो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फर्क जानते हो ना? इंपोर्ट मीन्स कोई भी चीज, कोई भी वस्तु विदेशों से अपने देश में मंगवाना, इसको हिंदी में आयात कहते हैं। और इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है उसके ऊपर कुछ प्राइस रख देना, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्राइस फिक्स कर देना। मान लो किसी भी वस्तु को यदि हम खरीद रहे हैं तो वो 5 रुपए का हमारे पास अवेलेबल है। यदि सरकार उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है तो वो 5 रुपए से कितना हो जाएगा? वो यदि 3 रुपया इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है तो 5 रुपए का तो वो सामान और 3 रुपया उस पर इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो 8 रुपए का सामान मिलेगा। और यदि हमारे यहाँ 5 या 6 रुपए में वो सामान अवेलेबल है और वो 8 रुपए का मिल रहा है, तो हमारे यहाँ जनता क्या सोचेगी कि हम अपने यहाँ का ही सामान खरीदे जो हमें 5 से 6 रुपए में मिल जा रहा है। 8 रुपए वाला सामान तो महंगा है। तो इंपोर्ट ड्यूटी यदि ज्यादा रहेगा किसी भी विदेशी वस्तुओं पर, तो वो सामान हमारे यहाँ महंगा बिकेगा, जिससे कि उसको लोग नहीं खरीदना चाहेंगे। अभी चाइनीज टॉयज पर यही किया जा रहा है। चाइनीज गुड्स को तो बंद कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है उनके ऊपर हम टैक्स ज्यादा कर दें, ताकि लोग जो है उसको धीरे धीरे अवॉइड करें और हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया जा सके। हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़े, पनपे और लोग इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे ये भी एक बात दी गई है कि जैसे जैसे सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दी है, जैसे मान लो पहले 5 रुपया इंपोर्ट ड्यूटी लगता था तो अब उस पे 2 ही रुपया इंपोर्ट ड्यूटी लगा रही है। तो मान लो पहले 10 रुपए का सामान था तो वो 15 रुपए का मिलता था, अब क्या हो रहा है वो 12 रुपए में ही मिल जा रहा है। और हमारे यहाँ का सामान जो हम लोग खुद बना रहे हैं उसमें इतना लागत आ जा रहा है कि वही 13-14 रुपए में मिल रहा है। तो विदेशों से जब सामान हमें कम दाम में मिल जा रहा है और अच्छा भी रह रहा है, तो जो मार्केट है या जो हमारे यहाँ की पब्लिक है वो तो यही सोचेगी कि भाई हमें कम दाम में अच्छा सामान मिल जाए। तो जब इंपोर्ट ड्यूटी पर रिडक्शन हो जा रहा है तो लोग बाहरी सामानों को भी ज्यादा वैल्यू देने लग रहे हैं, उसको खरीदने लग रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ के किसानों के सामान बिक नहीं पा रहे, हमारे फूड ग्रेन्स महंगे हो जा रहे हैं उसके कंपेयर में, तो इन्हें लॉस हो जा रहा है। जितना इनको खर्च लगा है, चाहे जितना इनको आमदनी चाहिए, उतना इन्हें नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ वही चीज दिया गया है, मोर ओवर रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। इससे हमारे देश की कृषि और भी दयनीय हो गई है। Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. जो किसान है वो धीरे धीरे अपना जो भी खर्च लगाते थे बीज पर, पानी पर, उनके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जिसको कीटनाशक दवाएं कहते हैं, फर्टिलाइजर्स, जो खाद या मैन्योर जिसकी उन्हें जरूरत रहती थी, उसके ऊपर जो पैसा खर्च करते थे, काफी लागत लग जाती किसानों को भी खेती करने में। अब धीरे धीरे वो विथड्रॉ करने लगे। अब खेती पर पैसा खर्च करने से वो कतराने लगे कि लगा दो, पता चला कि जब फसल कटने का टाइम आया तो बारिश हो गई, कभी पता चल रहा है बाढ़ आ गई, तो हमेशा लॉस ही हो जा रहा है। तो इतना पैसा उसमें लगाना हमें फायदेमंद नहीं लग रहा है, इससे अच्छा उस पैसे को कहीं और लगा दो। उसके जगह एक मैजिक खरीद लो, एक 4 व्हीलर खरीद लो, उसको किराए पर चलाओ, जीप खरीद लो। तो लोग अपना माइंड डाइवर्ट करने लगे हैं, एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करने की मन उनकी नहीं रह गई। अब धीरे धीरे वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो कम करते जा रहे हैं। ये और भी चिंता का विषय होता जा रहा है। फार्मर्स आर विथड्रॉइंग, वापस लेते जा रहे हैं देयर इन्वेस्टमेंट, अपने जो इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पूंजी लगाते हैं उसको, फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो कृषि के ऊपर वो अपना पूंजी लगाते थे उसको धीरे धीरे वापस ले रहे हैं, नहीं लगाना चाह रहे हैं। कॉजिंग ए डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, जिसके वजह से एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। बेटा यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप विचार कीजिए। कंसिडर ऑन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन हियर। व्हेन फार्मर्स हैव बीन फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स and land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment opportunities in the agriculture sector? जब किसान बहुत सारे परेशानियों को फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और लैंड
जो एग्रीकल्चर के तहत है वो कम होता जा रहा है। अब उन्हीं सब जमीन पर ना सड़क बन जा रही है, रेलवे ट्रैक बिछा दिए जा रहे हैं, होटल्स बन जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, उसको भी तो हम यूज करते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं। जितने लोग पहले रहते थे उनकी भी तो आबादी बढ़ती जा रही थी, जो ग्रीन लैंड था वो अब जल्दी जल्दी रेसिडेंशियल प्लॉट में बदलता जा रहा है। तुम्हारे घर के आसपास, तुम्हारे गांव के आसपास जिन जमीनों पर पहले खेत होता था, आज वहां पर प्लॉटिंग करके छोड़ दिया गया है या उस पर बिल्डिंग्स बन गई है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्लॉट्स भी कम होते जा रहे हैं, जिसको यहाँ लिखा गया लैंड अंडर एग्रीकल्चर। वो भूमि, वो जमीन जो कृषि के अधीन थी वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, इज डिक्रीजिंग, घटता चला जा रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम कोई वैकल्पिक रोजगार के बारे में सोच सकते हैं? अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार के अवसर के लिए क्या हम सोच सकते हैं? किसके लिए? एग्रीकल्चर में ही। मान लो खेती में अनाज उगाने के बजाय, जैसे अभी तुम लोग सुन रहे हो कि बहुत सारे अलग अलग तरह के जो हर्ब्स है उन्हें उगाया जा रहा है और उनके थ्रू आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जा रही है। तो क्या ऐसा कुछ सोचा जा सकता है? तुम आपस में इसको ग्रुप डिस्कशन के तहत या आपस में डिस्कस करके इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख करके तैयार कर लोगे। अगला क्वेश्चन जो तुमको कह रहे थे कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहाँ आया, Why are farmers committing suicide in several states of the country? क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में? हमारे देश के अलग अलग राज्यों में किसानों की आत्महत्या के किस्से क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? आत्महत्या की घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही? क्यों किसान आत्महत्या करना चाह रहा है? आप इसका जवाब दीजिए, अपने आसपास, अपने घर परिवार और अपने दिमाग को लगाइए, इसमें सोचिए और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग टू आंसर दीजिए। ओके, इट इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट दिस आंसर along with the other notes which I have given and which you are preparing in your notebook. मजाक नहीं है बाबू, इंटरनल असेसमेंट का नंबर कॉपी पर ही मिलेगा, इसीलिए कम से कम कॉपी तो रेडी रखो कि इंटरनल असेसमेंट का जो नोटबुक पे 10 नंबर है वो 10 में 10 मिल जाए। बाकी तो तुम्हारा जो टेस्ट है या जो डिसिप्लिन है वो तो साइड में है, तुम्हारा 5 नंबर है नोटबुक पे, 5 नंबर है तुम्हारा प्रोजेक्ट असाइनमेंट और ये सारे डिसिप्लिन वगैरह पे, और 10 नंबर तुम्हारा जो एग्जाम है यूनिट टेस्ट वगैरह वो है। 20 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट के। तो नोटबुक्स रेडी रखिए, आप अपने नोट्स बनाइए, आपको भी फायदा होगा एग्जाम के टाइम रिवाइज करने में भी। फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब छांट छांट के लिखोगे तो वो तुम्हें एक नजर में ही याद हो जाएंगे, क्योंकि उसको तुम पढ़ लिए रहोगे और कंसेप्ट क्लियर रहेगा और उसके ऊपर तुम नोट्स बना चुके होगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ने में, और वो सब इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन क्लास 9th ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स, पढ़े हो ना इकोनॉमिक्स के 9th क्लास में? तो ये वही टॉपिक है, यहाँ पे छोटा सा ये टॉपिक है, इसको तो ज्यादा डिटेल में तुम क्लास 9th में पढ़ लियो, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसको फिर से यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया गया है। लेट अस सी व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा क्या है। तुम लोग पढ़े थे एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड इज नोन एज फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9, रिमेम्बर, याद है? लेट अस कंटिन्यू दिस, व्हाट इज गिवन हियर। इसमें वही सब आएगा जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एमएसपी, कैसे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके क्या प्राइस होते हैं, कैसे होते हैं, वही सारी चीजें यहाँ देखनी है। कैसे गवर्नमेंट इन सारी चीजों को करती है, मैनेज करती है, कैसे ज्यादा दामों में अनाज खरीदती है, कम दामों में लोगों को बेचती है निर्धारित मूल्य पर, जिसको सब्सिडी रेट या हम लोग कहते हैं क्या, उसको कार्ड बनवा करके, जिसको कहते हैं कि एपीएल बीपीएल कार्ड जो रहता है, उसके थ्रू उन्हें कोटा से राशन जो दिया जाता है वो काफी न्यूनतम दाम पर दिया जाता है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा है। लेट अस कंसीडर अबाउट दिस, व्हाट इज गिवन। You know that food is a basic need and every citizen of the country should have access to food which provides minimum nutritional level. If any segment of our population does not have this access, वही जो पिछले साल डेफिनेशन तुम लोगों ने पढ़ा, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, वही चीज यहाँ दिया जा रहा है कि हमारे पास, हमारे देश में अनाज उपलब्ध होना चाहिए,
और वो सबके लिए सुगम हो, लोग आसानी से उसे खरीद सके, प्राप्त कर सके, और वो सबके लिए अफोर्डेबल भी हो, यानी इतना मूल्य हो जिसे वो पे कर सके, जिसका वो वहन कर सके, वही फूड सिक्योरिटी है। यानी कि हमारे पास उपलब्धता भी रहनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो हम सप्लाई करेंगे। तो वही चीज यहाँ दिया गया है कि हमारा देश काफी बड़ा है, आबादी भी बहुत अधिक है, तो यदि हमारे देश का कोई भी नागरिक ऐसा है जिसे भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या जो भोजन नहीं ले पा रहा है, खाद्य संकट उसके लिए उत्पन्न हो जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। तो उनके लिए खाद्य सुरक्षा करने के लिए सरकार बहुत सारे उपाय करती है। क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ हम लोगों को ये पढ़ना है। The number of people who do not have food security is disproportionately large in some region of our country. हमारे देश के कुछ कुछ इलाके में ऐसे लोगों की तादाद अधिक है, कुछ कुछ इलाके में कम है, जो स्टेट्स डेवलप्ड है, चाहे जहाँ की गवर्नमेंट अलर्ट है, चाहे जहाँ के सिटीजन्स पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, उन्हें पता है कि हमारे राइट क्या हैं और हम इन्हें किस तरीके से ले सकते हैं, उसे कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे जो काफी बैकवर्ड हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इग्नोरेंस है उनके पास, अज्ञानता है, और सरकार का भी उतना अच्छा उनके साथ सहयोग नहीं रहा, जिसके वजह से वो अभी भी इन सारी चीजों से, इन सारी सुविधाओं से वंचित हैं। वैसे कंडीशन में क्या किया जाए, यहाँ आप देखना है, पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट्स, कहाँ पर ऐसी स्थिति है, उन राज्यों के लिए जो कि कम विकसित हैं, विथ हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, और जहां गरीबी बहुत ज्यादा व्याप्त है। The remote areas of the country are more prone to natural disasters and uncertain food supply. जो दूर दराज के इलाके हैं हमारे देश में, जहां पर बहुत ही अच्छे से फूड सप्लाई भी नहीं हो पाता है, और अक्सर वहां पे डिजास्टर्स आ जाते हैं, कभी तूफान है, कभी अर्थक्वेक है, कभी बाढ़ है। इस तरह की जब परिस्थितियां बन जाती है तो वहां तक पहुंचा पाना भी खाद्य सामग्री को मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वहां इन सारी परिस्थितियों की वजह से गरीबी भी ज्यादा है और ज्यादा लोग फूड इनसिक्योर भी हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर availability of food to all sections of society, our government carefully designed a national food security system. इन सारी चीजों को सही तरीके से संचालित करने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम को बनाया। फूड मीन्स खाद्य, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, और सिस्टम मीन्स व्यवस्था। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को हमारी भारत सरकार ने बनाया ताकि हर किसी को अच्छे तरीके से खाद्य पदार्थ को, यानी खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराया जा सके, और कम दाम पर, रिजनेबल प्राइस पर, जो वो अफोर्ड कर सके। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ये 2 कंपोनेंट्स को मिलाकर बनता है। पहला है बफर स्टॉक, यानी कि हमारे पास जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मात्रा में हम सामान को स्टॉक करके रख लेते हैं। एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। अब बफर स्टॉक कैसे कलेक्ट करती है सरकार, तो इसके लिए भी तुम पढ़ चुके हो सब, पिछले साल क्लास 9th में यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। तो जैसा कि तुम जानते हो, एज यू नो, PDS इज ए प्रोग्राम which provides food grains and other essential commodities at subsidized prices in rural and urban areas. कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज है, मैडम ये सब्सिडाइज्ड क्या है? तो सब्सिडाइज्ड का मतलब वही सब्सिडी जो सामान बाहर हम 15 रुपए केजी लेते हैं, वो हमें इन PDS के तहत, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग कोटा कहते हैं, सरकार जिसके लिए व्यवस्था करा के रखी है, उचित मूल्य की दुकानों को खुलवा कर रखी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, वहां जो सामान हम 15 रुपए में बाहर खरीदते हैं, वहां वो कभी 10 रुपए में, कभी 7 रुपए में, कभी 8 रुपए में हमें मिल जाता है। यानी कि जो बाकी उसका दाम रह गया, 7 रुपए 8 रुपए जैसा रेट है, वो सब्सिडी प्राइस है, यानी कि उस खर्चे को सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी और वो जनता को कम दाम पर उपलब्ध करवाती है। तो वही यहाँ पे दिया जा रहा है कि फूड ग्रेन्स के अलावा भी कुछ
एसेंशियल कमोडिटीज दी जाती, जैसे तुम लोग देखते हो किरोसिन का तेल, किरोसिन ऑयल मिल जाता है, फिर कभी कभी चीनी भी मिल जाती है, फिर कभी कभी और भी चीजें मिल जाती हैं। तो वैसे दिया जा रहा है कि कुछ और भी कमोडिटीज जो है वो दिया जाता है सब्सिडी प्राइस पर। India's food security policy has a primary objective to ensure availability of food grains to the common people at an affordable price. इसको अंडरलाइन कर लेना। भारत की जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है, हमारी खाद्य सुरक्षा नीति, इसका क्या उद्देश्य है? What is the objective of the India's food security policy? तो आंसर यही है क्या? To ensure availability of food grains to the common people at an affordable price. एक ऐसे मूल्य पर जिसे वो खरीदने में समर्थ हो, ऐसे मूल्य पर लोगों के लिए फूड ग्रेन्स को उपलब्ध कराना। किन लोगों के लिए? सामान्य जनता के लिए, कॉमन पीपल के लिए ही फूड सिक्योरिटी की नीति है, ताकि हर व्यक्ति को उसके लिए खाद्य सामग्री कम दामों पर, जितना वो वहन कर सकता है उतने दामों पर उसे सुनिश्चित करा दिया जाए, उसे प्राप्त हो जाए। The focus of the policy is on growth in agriculture production and on fixing the support price for procurement of wheat and rice to maintain their stocks. Food Corporation of India, FCI जिसको हम कहते हैं, is responsible for procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by public distribution system. कहा जा रहा है कि अब जैसे तुम लोग देख रहे हो कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP बोल देती है कि ठीक है इस बार गेहूं का MSP जो है वो 15 रुपया रहेगा। तो 15 रुपया यदि MSP है और वो कोटे में वही गेहूं को 10 रुपए किलो दे रही है, इसका मतलब MSP यदि 15 रुपए है तो सरकार किसानों से वो गेहूं 15 रुपया किलो खरीदती है। कहाँ पर? जो सरकारी मंडी है उसमें, और अपने बेच रही है पीडीएस के द्वारा। कैसे? 10 रुपए किलो। जो गरीब है उनके लिए और भी, जो बीपीएल है या जिसके पास अंत्योदय कार्ड है, उनको और भी कम दामों में वो दिया जाता है। तो मान लो वो खरीद तो रही है 15 रुपए में और बेच रही है 10 रुपए में, तो ये 5 रुपया का डिफरेंस उसको खुद बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी वो कमी जो है वो भरपाई करती, इसलिए कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो 15 रुपए केजी गेहूं खरीद सके। जो बीपीएल में है, चाहे जो जिनका जैसा कैटेगरी है, उनके अकॉर्डिंग टू वो दाम सेट करती है और उसका खर्चा वो खुद से वहन करती है। इसी को यहाँ कहा जा रहा है कि वो कोशिश यही करती है कि हम सारे स्टॉक्स को लेके जमा कर दें, यानी कि जितना प्रोडक्शन होता है किसानों के पास, किसान उसको मंडी में ले जाकर बेचते हैं, सरकार लेती है, और जितना सरकार को स्टोर करके रखना है, स्टॉक में रखना है, उतना वो अनाज खरीद लेती है। और फिर उसको पीडीएस के द्वारा, यही जो स्टॉक खरीदती है, ये काम कौन करता है? तो FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और FCI ये फूड ग्रेन्स खरीद लेती है और पीडीएस के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है अलग अलग प्रांतों में। Food Corporation of India, that means FCI, who is responsible for that to maintain the stocks? यहाँ अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, कहो तो ब्लैक बोर्ड पे लिख दे, वरना अंडरलाइन कर लो इसको। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग FCI कहते हैं, is responsible for procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by public distribution system. जबकि ये राशन बंटवाने का काम पीडीएस को सौंप दिया गया है। पीडीएस राशन बंटवाने का काम करती है। The FCI procures food grains from the farmers at the government announced minimum support price. वही जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, we have discussed it. The government used to provide subsidies on agricultural inputs such as fertilizer, power and water.